आप ये समझें कि वो जब मैं युवा मोर्चा में राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य था, वो युवा मोर्चा के प्रभारी थे। 4 पीढ़ी गुजर गई तब गोड्डा के लोगों ने रेल देखा। आज भी आप समझें कि भगवान राम का साथ दे दिया विभीषण ने, लेकिन विभीषण जो है कोई अपने बच्चे का नाम नहीं रख सकता। क्या आप क्रिश्चियनिटी को यदि मानते हैं तो आप ईसा मसीह को मानते हैं कि राज्य सरकार अपने संसाधन का उपयोग भ्रष्टाचार में कर रही है। कल सियासत में भी मोहब्बत थी, आज मोहब्बत में भी सियासत है। इस वक्त हम आज एक ऐसे शख्स के साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जिनके बारे में कभी परसेप्शन बना था या परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई थी कि ये हवाई नेता हैं, लेकिन आज वह सब कुछ इन्होंने गोड्डा को दिया जिसकी मांग थी। हमारे साथ आप समझ चुके होंगे गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे जी हैं। सर, न्यूज़ 11 में आपका बहुत स्वागत है। न्यूज़ 11 का भी हार्दिक आभार, स्वागत है। सर, मुझे याद है 2009 का जो वक्त था, कुछ लोग आपके यहाँ आए थे कि ट्रांसफार्मर खराब हो गया मोहल्ले का। आपने कहा कि मैं ठीक नहीं कराऊंगा, यदि आपको पावर प्लांट चाहिए तो बात कीजिए। सोच थी, बचपन से मैं गांव में पला बढ़ा रहा, मेरे माँ पिताजी आज भी गांव में ही रहते हैं, तो मेरी एक सोच थी कि यदि भगवान ने कभी मौका दिया तो मुझे इस इलाके का कायाकल्प करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। उस ट्रांसफॉर्मेशन में विस्थापन पलायन एक बड़ी समस्या थी। कोयला हमारे पास था प्रचुर मात्रा में, संथालपना में जितना कोयला है शायद कम जगह पर उतना कोयला है। इसके बावजूद भी हमारा कोयला बिहार में जा रहा था, फरक्का में जा रहा था, मतलब बंगाल का फरक्का, एनटीपीसी कहलगांव, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, सभी जगह कोयला जा रहा था। लेकिन किसी भी नेता को ये फुर्सत नहीं थी कि कोयले से पावर प्लांट भी बनना है। तो मैंने उस सपने के साथ ही कहा था कि कोयला हमारा है तो हम क्यों नहीं बिजली उत्पादन कर सकते। ट्रांसफार्मर खराब है, बिजली की समस्या है, बिजली 2-3 घंटे आती थी 2009 में। तो इन सभी समस्याओं का समाधान तो तब होगा जबकि हम बिजली खुद से पैदा करेंगे। वो विश्वास आपका था, लेकिन उस विश्वास का खामियाजा भी आपको थोड़ा भुगतना पड़ा। कई हलकों में चर्चा थी। मुझे याद है कि एक सदर अस्पताल की कोई व्यवस्था को लेकर कुछ लोग आए थे। उस वक्त भी आपने कहा था कि सदर अस्पताल खराब है तो रहने दीजिए, एम्स की बात कीजिए हमसे। उसका कारण यह है कि स्वास्थ्य जो है वो राज्य सरकार का विषय है, और जो राज्य सरकार है आज भी हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो बन जाती है। केंद्र सरकार एनआरएचएम के तहत कई एक बिल्डिंग बना देती है। अब तो आप समझिए कि पंचायत स्तर तक जो है अस्पताल की बिल्डिंग बन गए हैं, लेकिन उसमें डॉक्टर की व्यवस्था, नर्स की व्यवस्था वो राज्य सरकार को करनी है। राज्य सरकार अपने संसाधन का उपयोग भ्रष्टाचार में कर रही है, आज कर रही है। इस कारण से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं होता, नर्स का अपॉइंटमेंट नहीं होता, कंपाउंडर का अपॉइंटमेंट नहीं होता। यही हाल स्कूल का है। स्कूल में भी यदि आप देखेंगे कि बिल्डिंगें बन गई हैं लेकिन टीचर नहीं। उसका रास्ता क्या था? रास्ता ये था कि यदि मान लीजिए यहाँ एक्सीडेंट भी हो जाए तो सीटी स्कैन की मशीन नहीं है। यदि कोई बड़ा सीरियस मामला हो गया तो डिलीवरी के लिए आप समझिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। आप 2009 के उन्हीं सब कारणों से मेरे मन में था कि केंद्र सरकार का यदि एक अस्पताल यहाँ खुलेगा तो केंद्र सरकार इतनी सक्षम है, केंद्र सरकार जो अपने अस्पताल को चलाती है उसमें डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, दवाई हमेशा जो है मिलता रहेगा। इस कारण से उस वक्त मैंने लोगों को कहा था कि यदि ये व्यवस्था सुधारनी है, अच्छा होना है, तो आप भरोसा रखिए, हमारे ऊपर भरोसा रखिए। जब भारतीय जनता पार्टी टिकटों का बंटवारा कर रही थी तो एक ऐसा सीट जिसके बारे में किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा वो है गोड्डा। क्या सोचते हैं? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। देखिए क्या है कि आज इस पार्टी ने यदि इतनी ऊंचाई प्राप्त की है
आज यदि हम अपने दम पर सरकार बना पाए 2014 में, 2019 में, और अभी हम 2024 में सोचते हैं कि हम लोग 400 पार करेंगे, तो वो केवल और केवल एक व्यक्ति के कारण है, वो माननीय मोदी जी के कारण है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नीतियों के कारण है, उनकी क्षमता योग्यता के कारण है। तो उनका आशीर्वाद लगातार देखा था लोगों ने। मुझे भी भरोसा था कि पिछले 3 साल से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी डिबेट यदि लोकसभा में स्टार्ट हुआ तो उसमें पार्टी ने जो है मुझे आगे किया। तो पार्टी ने यदि आगे किया तो इसका मतलब ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का, पार्टी का, गृह मंत्री जी का, नड्डा जी का, सबका भरोसा और विश्वास आपके ऊपर है कि आइडियोलॉजिकल ये चीज़ों को ठीक ढंग से रख सकते हैं। तो वो एक विश्वास था और वही विश्वास पूरा हुआ। क्योंकि मेरा आपका होमवर्क, अध्ययन, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि एमपी होता है, एमएलए बगैर होमवर्क के सदन में चले गए, लेकिन आपका होमवर्क तगड़ा होता है, डॉक्यूमेंट कार्य काफ़ी तगड़ा होता है। वो सब संस्कार संघ के हैं। मुझे भारतीय जनता पार्टी संघ में बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, तो वो है शुरुआती दौर में आप समझे कि मैं खुद ही 5 साल तक विस्तारक के तौर पर रहा हूँ, 1 साल विद्यार्थी परिषद का, 4 साल स्वदेशी जागरण मंच के विस्तारक के तौर पर रहा हूँ। तो मैंने दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को बहुत करीब से देखा काम करते हुए, मैंने गोविंदाचार्य जी को देखा, मैंने माननीय मोदी जी को मैं 1990-91 से देख रहा हूँ, जब संगठन मंत्री थे तब से देख रहा हूँ। आप ये समझें कि वो जब मैं युवा मोर्चा में राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य था तो वो युवा मोर्चा के प्रभारी थे। तो युवा मोर्चा के प्रभारी के नाते जब हम लोग कोई प्रेजेंटेशन लेके जाते थे तो आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो कहते थे कि तुम लोग ऐसे कैसे करोगे, इतनी संख्या कहाँ से आएगी। तो वो क्या है कि जब आप माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम करते हैं तो वो जो एक मेरे मन में था कि यदि आप कुछ भी करके जाएंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी उसको चीर-फाड़ कर देंगे। उनकी एक अलग सोच है और वो उन्हीं चीज़ों को लाइक करते हैं जो कि कागज़ में मजबूत हो, अध्ययन में मजबूत हो, काम करने में मजबूत हो। तो उस कारण से और भी हो गया। तो डॉक्यूमेंट का जहाँ तक सवाल है, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट का सवाल है, आदत जब आपकी एक बार हो जाती है तो आदत जो है फिर ऐसी हो जाती है कि छोटी से छोटी बात हो तो भी आप तैयारी करके जाते हैं, संस्कार में शामिल हो जाता है। तो उसी तैयारी के साथ मैं जाता हूँ और उसका प्रभाव है कि राष्ट्रीय नेतृत्व में खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन चीज़ों को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे आगे ले जाने में, मतलब आप समझिए कि पुशअप करते रहे, बढ़ाने का जो प्रेरणा देते हैं वो प्रेरणा देते रहे। मुझे लगता है कि जीत हार का अंतर पर ही चर्चा होगी। चौथी पारी में क्या कुछ आप दृश्य देख पा रहे हैं, क्या कुछ मन में सोचा है गोड्डा के लिए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही जब पार्लियामेंट में वो भाषण दे रहे थे कि अब की बार 400 पार तो है ही, लेकिन इस देश के लिए जो एक सपना है उनका पूरा ट्रांसफॉर्म कर देने का, ट्रांसफॉर्म जहाँ की गरीब नहीं हो, जहाँ की किसानों की आय दुगुनी हो, जहाँ महिलाओं को अधिकार मिले, जहाँ आदिवासी जो है किसी छोटी छोटी चीज़ के लिए तरसते हुए नजर आए, कोई वो दया के पात्र नहीं है, वो इस देश के नागरिक हैं और इस देश को आगे बढ़ाने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। शेड्यूल कास्ट जो अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड पाते हैं या उनका जो होना चाहिए आगे बढ़ने का, जो छुआछूत से ऊपर उठकर जो आगे बढ़िया है समाज, उसमें उनको कोई ये नहीं समझे कि वो शेड्यूल कास्ट है। उस तरह के जो राम राज्य की कल्पना है, जो 500 साल के बाद राम मंदिर का निर्माण उन्होंने किया है, तो मुझे लगता है कि उसमें गोड्डा भी एक पार्ट होगा, संथाल पढ़ना भी एक पार्ट होगा। और आपको आगे 5 साल में मैं ये कह सकता हूँ कि झारखंड का सबसे समृद्ध, सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र और यहाँ लोगों को आने की भूख, जैसे एक ज़माने में लोग टाटा में बसना चाहते थे, एक ज़माने में लोग पटना में बसना चाहते थे, रांची में बसना चाहते थे, उससे अलग हटकर लोग इस गोड्डा लोकसभा में बसेंगे। ये मैं आपको कह सकता हूँ आगे 5 साल की कल्पना। प्रचार की शुरुआत हो जाएगी, धुआंधार प्रचार करेंगे ही आप लोग। हो सकता है मोदी जी भी आए। गोड्डा संसदीय क्षेत्र में क्या मुद्दा होगा इस बार पब्लिक के पास जब आप जाएंगे? तो अपने कामों को बताएंगे या फिर कुछ और नए वादे करेंगे? मोदी की गारंटी है, पूरा चुनाव तो मोदी की गारंटी पर ही लड़ा जाएगा। और मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, महिला, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट के लिए जो किया है
उन योजनाओं को जो लाभार्थी हैं, उन योजनाओं को जो है सभी लोग जानते हैं, उनको केवल याद दिलाने की आवश्यकता है। इसके अलावा इस गोड्डा लोकसभा में माननीय मोदी जी के कारण 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की योजना चल रही है। चाहे वो आयुष्मान भारत का कार्ड बनने का सवाल हो, चाहे हर घर जल गोड्डा को जो है गंगा से जल मिलने वाला है, चाहे डैम का सवाल हो, किसानों के सुविधा का सवाल हो, चाहे एम्स का सवाल हो, एयरपोर्ट का सवाल हो, रेल का सवाल हो, ITI का सवाल हो, सेंट्रल स्कूल का सवाल हो, इंजीनियरिंग कॉलेज का सवाल हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज का सवाल हो, 4 लेन रोड का सवाल हो, पावर प्लांट का सवाल हो, सारी चीज़ें जो यहाँ आई हैं वो सब मोदी की गारंटी है। उसी के आधार पर चलेंगे और उसी को आगे बढ़ाना है। जैसे अडानी का 1600 मेगावाट का पावर प्लांट है, तो उन्होंने और कहा है कि 1600 मेगावाट का पावर प्लांट बनाएंगे। 4000 मेगावाट का पावर प्लांट यहाँ अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट भारत सरकार को बनाना है, जो मोहनपुर में इसी देवघर में तय है 40,000-45,000 करोड़ का। उसके आगे जो है टेंडर होना है, उसकी आधारशिला रखी जानी है। अब सीमेंट का प्लांट यहाँ आ रहा है। यहाँ इफ़को का प्लांट आ रहा है, नैनो DAP का, नैनो यूरिया का। प्लास्टिक पार्क यहाँ बहुत बड़ा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क यहाँ भारत सरकार ने सैंक्शन किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक इंडस्ट्रियलाइजेशन जो एक बड़ा विषय रहा है लोगों को रोजगार का, STPI यहाँ बड़ा रोजगार कर रही है। अभी आपको एक जानकारी दे दूं कि जॉय राइड वाले जो एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है स्कूटी का और अब 4 व्हीलर में जाने वाली है EV गाड़ियाँ, वो यहाँ अब मैन्युफैक्चरिंग होंगी। हूँ कि आप विकास के मुद्दे पर लोगों के बीच जाना चाहते हैं, लेकिन इस बीच कई ऐसी बातें हो जाती हैं इस राज्य में, इस देश में, तब विकास थोड़ा नेपथ्य में चला जाता है। आदिवासी, गैर आदिवासी, बाहरी कौन, भीतरी कौन, जाति कौन, कौन ब्राह्मण, कौन दलित, कैसे इन चीज़ों को लेकर सचेत रहेंगे आप? मेरे लोकसभा में ऐसा कम है। उसका कारण यह है कि जब मैं पहली बार आया तो लोगों को मेरा बैकग्राउंड नहीं पता था। उनको ये नहीं पता कि जिस देवघर में मैं हूँ उसी देवघर में मैं पैदा हूँ। मेरा जन्म यहीं बिलासी टाउन है, उसी में मेरा मुरार भवन है, आज भी मुरार भवन है, मतलब वहीं मैं पैदा हुआ। तो उनको पता नहीं कि मेरी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा जो है यहीं हुई। यहीं मैंने क्लास 3 तक पढ़ाई की। फिर मेरे मामा जो है जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। तो वो जेल चले गए तो मैं गाँव चला गया। तो जब आपको बैकग्राउंड नहीं पता होता है किसी का तो उसमें बाहरी भीतरी जाति पाति करते रहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गोड्डा की जनता जो है उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और उन्होंने जिस तरह से भरपूर प्यार दिया है, मेरे खासकर मेरे लोकसभा में इस तरह का कोई मुद्दा नहीं होता। सर, मेरा तो यह मानना है कि चुनाव प्रचार ना भी करें फिर भी जनता आपको चुनकर संसद भेजेगी। क्या निशिकांत दुबे जी अपना फलक और विस्तार करना चाहते हैं कि किसी अन्य संसदीय क्षेत्र में आप जाएं तो लोग कहें कि निशिकांत दुबे जी आ गए हैं, ये सीट पक्की है? देखिए, पार्टी ने जितनी जिम्मेवारी दी उतना काफ़ी है। गोड्डा का विकास यदि मैं कर पाया तो गोड्डा के साथ आप विधानसभा का चुनाव होगा तो इसकी 6 विधानसभा का जो है मैं जीत पाने की स्थिति में होऊंगा। यदि सरकार बनानी है, यदि हमको 40 से ऊपर सीटें जीतनी है, 2/3 बहुमत से, यदि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है और चंपई सोरेन के नेतृत्व में जो मुख्यमंत्री हैं उनकी सरकार को यदि उखाड़ फेंकना है तो इसमें 6 सीट का महत्वपूर्ण योगदान होगा। ये 6 सीट जीत जाएं। इसके बाद जो संथालपना के आसपास के जो इलाके हैं उसमें से और 12 सीटें हैं। उन 12 सीटों में भी यदि मैक्सिमम सीटें हम जीत जाएं, यदि 18 सीटों में, संथालपना के 18 सीटों में हम कम से कम 14-15 सीटें जिता के ले जा पाए तो हमारी सरकार बनती है। हमारी सरकार बनती है तो राज्य का विकास होता है। हमारी सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी के जो मन में डबल इंजन सरकार में विकास का एक पैमाना है, भ्रष्टाचार को रोकने का, जो मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यदि हम इम्प्लीमेंट कर पाए तो मुझे लगता है यही जिम्मेवारी काफ़ी है। इसीलिए आदमी को हमेशा ठेंगड़ी जी कहते थे, ठेंगड़ी जी बड़ी अच्छी बात कहते थे कि संघर्ष जो है आइडियोलॉजी का होना चाहिए, विचारधारा का संघर्ष होना चाहिए, सत्ता का नहीं होना चाहिए। सत्ता केंद्रित संघर्ष नहीं होना चाहिए कि हम ये काम करेंगे तो सत्ता मिल जाएगी, हम ये काम करेंगे तो MP मिल जाएंगे, हम ये काम करेंगे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे माननीय मोदी जी विचारधारा का संघर्ष करते रहे।
विचारधारा के संघर्ष में ही आप समझिए कि एक महामंत्री जो है सीधा मुख्यमंत्री बनकर चले गए। जब मुख्यमंत्री बनकर चले गए तो उन्होंने गुजरात के 6 करोड़ लोगों का डेवलपमेंट कैसे होगा, गुजरात मॉडल इस देश को दिया और उस गुजरात मॉडल ने उनको इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा या इस तरह से काम नहीं किया कि मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनना है। तो हम जिस विचारधारा से हैं, विचारधारा की लड़ाई है और उसमें सत्ता कहीं नहीं है। बीच 2 बड़ी घटना हुई है। 4 पीढ़ी गुजर गई तब गोड्डा के लोगों ने रेल देखा और 1 जनवरी में अयोध्या में रामलला का आना, 550 साल का पुराना वो धब्बा था। कल भी हमने पूछा था, क्या मानते हैं दोनों चीज़ों को कैसे इंटरेक्ट करेंगे गोड्डा में? देखिए, 500 साल इस देश ने इंतजार किया और आपको एक जानकारी दे दूं कि गुरु नानक जी 1512 में वो अयोध्या गए थे और उसके बाद बाबर के सेनापति मीर बाकी ने वो बाबरी मस्जिद बनाया था, तोड़ के बनाया था राम मंदिर को। तो जो निहंग की स्थापना हुई, जो निहंग एक कल्ट है सिखिज्म में, वो बेसिकली राम मंदिर की रक्षा के लिए वो बना था। और वहाँ के जो पुजारी थे, आप समझें कि उन्होंने रिवोल्ट किया था 1535 के आसपास, पांडे जी ने, और उन्होंने 700 मुगलों को जो है ढेर किया था। इस तरह का इतिहास है राम मंदिर का। और राम मंदिर को बिना किसी खून खराबे के एक जो संवैधानिक परिपाटी है उसके आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी बना पाए। और भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, वो पूरा हुआ। और उतना ही पूरा नहीं हुआ, यदि दूसरी आइडियोलॉजी आप देखें तो हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते कहते थे कि कश्मीर है पुकारती पुकारती भारती, खून से तिलक करो, गोलियों से आरती, 370 हम हटाएंगे, 35 से हम हटाएंगे, इस देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो लागू हुई वो ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो कि अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा को जो कहती है उसको पूरा करती है, चाहे उसमें वक्त जितना लग जाए। इसमें पीढ़ियों की पीढ़ियां खप जाती हैं। गोड्डा में भी रेल एक बड़ा विषय था। 1952 से भागवत आजाद जी जो है यहाँ के पहले सांसद थे गोड्डा, जहाँ से मैं सांसद हूँ, और बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। रामेश्वर ठाकुर जी वित्त मंत्री रहे। मैंने एक कहानी बताई कि जिस दिन ये रेल लाइन सैंक्शन हुआ तो मध्य प्रदेश के गवर्नर के नाते रामेश्वर ठाकुर जी मेरे यहाँ आए थे। वो एक टोकरी फल लेकर आए थे कि निशिकांत जी, जो काम मैं और आज़ाद जी नहीं कर पाए वो आपने कर दिया। और ये काम किसके कारण हो पाया? ये काम मोदी जी के कारण हो पाया। आज मैंने पिछले चुनाव में वादा किया था कि जब मैं अगली बार नॉमिनेशन करने या कराने देवघर से आऊँगा तो देवघर से ट्रेन से आऊँगा। आप समझें कि 5 साल के अंदर ट्रेन लाइन तैयार हो गई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन कर दिया और मैं ट्रेन लेके चला गया। तो ये जो मोदी की गारंटी है, ये जो विकास की गारंटी है, और ये जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का जो प्रादुर्भाव है इस 5 साल में, जो हमने जो वादे किए थे 1952 से, जनसंघ के ज़माने से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक, वो जो पूरा किया है, ये तो विश्वास ऐसा है जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि अगला जो चुनाव है जनता अपने आप उसको वोट दे। चलिए, फिलहाल है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद निशिकांत दुबे से मैं पूछूंगा कि राम मंदिर, राम सबके हैं, फिर ये वोट क्यों मांगते हैं राम के नाम पर? और दूसरा सवाल यह भी होगा कि ईडी की सूचना निशिकांत दुबे तक क्यों पहुंच जाती है? आप ये समझें कि वो जब मैं युवा मोर्चा में राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य था, वो युवा मोर्चा के प्रभारी थे। 4 पीढ़ी गुजर गई तब गोड्डा के लोगों ने रेल देखा। आज भी आप समझें कि भगवान राम का साथ दे दिया विभीषण ने, लेकिन विभीषण जो है कोई अपने बच्चे का नाम नहीं रख सकता। क्या आप क्रिश्चियनिटी को यदि मानते हैं तो आप ईसा मसीह को मानते हैं कि राज्य सरकार अपने संसाधन का उपयोग भ्रष्टाचार में कर रही है? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त मैं बातचीत कर रहा हूं गोड्डा से
भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे से, जो कई बार ट्विटर वार करते हैं और राज्य सरकार को परेशान भी कर देते हैं। सर, इस सवाल पर मैं आऊँगा, राम मंदिर के मुद्दे पर वोट क्यों मांगते हैं राम के नाम पर? राम के नाम पर हम कभी वोट नहीं मांगते। राम रोम रोम में है, राम कण कण में है। राम हमारी आस्था है, राम हमारा प्रतीक है। और यदि घर में हम और आप जीते हैं अपने जीवन को, तो राम का ही आचरण की अपेक्षा करते हैं। कौन सा भाई अच्छा है और कौन सा भाई खराब है, ये रामचरितमानस से प्रेरणा लेकर ही हम कहते हैं। आज भी आप समझें कि भगवान राम का साथ दे दिया विभीषण ने, लेकिन विभीषण जो है कोई अपने बच्चे का नाम नहीं रख सकता। बहुत रेयर ऐसा जगह है जो विभीषण, क्योंकि विभीषण को आज भी लोग गलत मानते हैं कि ठीक है राम का साथ दे दिया, भगवान राम का साथ दे दिया, लेकिन उसने अपने भाई के साथ दगाबाजी किया। तो उस वक्त जो है लोग रावण को भी अच्छा मानते हैं। पत्नी कैसी होनी चाहिए वो सीता माता का उदाहरण देते हैं, वो लक्ष्मण जी की पत्नी का उदाहरण देते हैं। भाई कैसा होना चाहिए, लक्ष्मण की तरह होना चाहिए, भरत की होना चाहिए। पिता के साथ क्या रिलेशन होना चाहिए, पुत्र का पिता के साथ, पिता का पुत्र के साथ, दोस्तों के साथ, सामाजिक जीवन में आप जो सहयोग लेते हैं, तो नल, नील, अंगद, जामवंत, ये सब कैसे होने चाहिए, निषाद की क्या भूमिका होनी चाहिए, सबरी। तो समाज में राम ही तो सब कुछ है ना, इसके अलावा कुछ है तो पता ही है। परिवार में हम आप यदि कल्पना करते हैं तो राम के प्रतीक को यदि ध्वस्त कर दिया किसी ने, तो क्या वो मंदिर हमने बना दिया और जनता के बीच में हमने कहा कि हम मंदिर बनाएंगे और मंदिर बना दिया, तो आप उसको वोट कहेंगे? याद है मैं आप लोगों पर, भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी आपने बता दिया। यही तो मैं कह रहा हूं कि हमने बता दिया। आप लोगों के पास कोई विषय नहीं है। कांग्रेस का नेतृत्व समझिए कि कितना एंटी हिंदू है कि उस जगह पर राम मंदिर बन गया जहां राम पैदा हुए थे। आज तक सोनिया जी, राहुल गांधी जी या अपोजिशन के किसी बड़े नेता ने उस मंदिर में दर्शन करने का जहमत नहीं उठाया। और लोग आस्था की बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये सोनिया जी और इनका परिवार जो क्रिश्चियनिटी को मानता है या जो इस्लाम की बात करते हैं, उनको जेरूसलम जाना चाहिए। जेरूसलम में एक जगह है जहां की मॉस्क ऑफ अक्सा है। पहले मक्का के पहले लोग उसी का दर्शन करते थे। लोग कहते हैं कि मोहम्मद साहब को वहीं कुरान मिला। वो सफ़ेद घोड़े से आए और एक फिर पत्थर पे कुरान उनको मिला और एक पत्थर पर गए और वो अल्लाह के पास चले गए और उनका जो है सारा संस्कार जो है मक्का में हुआ। आप ये समझिए वो आस्था का विषय है। आज भी मैं खुद मॉस्क ऑफ अक्सा जो है जाकर आया हुआ। आस्था है, आस्था है। आए होंगे मोहम्मद साहब, आए होंगे, कुरान मिला होगा, हम भी उनको नमन करते हैं। उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि नीचे जो है वहीं ज्यूज मानते हैं कि 300 फीट नीचे ये मेरा मंदिर है और वो सब उसमें पत्थर में जो है सर रगड़ाते हैं। उसी जगह 200 मीटर दूर पर जो है जहाँ ईसा मसीह का जो है क्रूसेड हुआ, वो वहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ इनका जो है शुक्रवार को इनकी डेथ हो गई, इनको सूली पर लटका दिया गया, रविवार को वहाँ पैदा हो गए। हमने तो कभी क्वेश्चन नहीं किया। ठीक है, मोहम्मद साहब वहाँ आए होंगे, कुरान उनको मिला होगा। लेकिन सोनिया जी नहीं गए अयोध्या, राहुल गांधी नहीं गए, वो तो आपका ही काम इजी कर दिए। यदि चले जाते तो कैसे बोलते, वो तो आधा काम जो नहीं होना था वो उन्होंने कर दिया, आपका काम इजी हो गया। नहीं, ये तकलीफ की बात है। क्या आप क्रिश्चियनिटी को यदि मानते हैं तो आप ईसा मसीह को मानते हैं कि नहीं? आप उनको जो है शुक्रवार को सूली पर लटका दिया गया और रविवार को वो वापस आ गए, इसको मानते हैं कि नहीं? हम भी मानते हैं। मेरा सम्मान है उस धर्म में। ज्यूज यदि मानते हैं कि ये मॉस्क ऑफ अक्सा नहीं था और ये मेरा मंदिर था और एक दिन हम मंदिर वापस लेंगे, यही इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई है, तो हमारी सिंपैथी ज्यूज के साथ भी है। और उसी तरह से यदि मुस्लिम मानते हैं कि ये मॉस्क ऑफ अक्सा था और यहाँ कुरान मिला है, तो हम मानते हैं कि मिला था। तो जब हमको सभी धर्म में आस्था है तो आपको मेरे धर्म में क्यों नहीं आस्था है? हम यदि मानते हैं कि राम वहाँ पैदा हुए थे तो आप हमको दकियानुसी कहेंगे? हमारे ऊपर जो आरोप है वो आरोप ये है कि हम सनातन धर्म में बिलीव करते हैं। हम ये मानते हैं कि भारत विश्व गुरु रहा है, धर्म गुरु रहा है, दुनिया को उसने रास्ता दिखाया है। मैं जिस गांव में पैदा हुआ, विक्रमशिला, पहला वाइस चांसलर मेरे माँ पिताजी जहाँ हैं, मेरे माँ पिताजी का पुश्तैनी घर जहाँ है, जहाँ मेरे पूर्वज पैदा हुए, आप ये समझिए आज भी मेरा घर है वहाँ। भगवान अतीश दीपांकर
इस दुनिया के पहले वाइस चांसलर थे। उन्होंने दलाई लामा पंथ की स्थापना की। ये आस्था है, ये भारत की सभ्यता है, ये भारत की संस्कृति है। निशिकांत दुबे से सवाल यह है कि ईडी की कार्रवाई की सूचना कैसे आप तक पहुंच जाती है? गाइड हो जाता है मीडिया कि वहां छापेमारी हो रही है, सबसे पहले निशिकांत दुबे का ट्विटर चेक किया जाता है, क्या लिख रहे हैं वो, कहां छापेमारी होगी, कौन सा तंत्र है? वो आप ही जैसे तंत्र हैं। मैं हमेशा मानता हूं कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, मीडिया, पत्रकार, उनको सबसे पहले सूचना होती है। क्योंकि हमारे वेद में भी कहा गया है कि जो साधु बनते हैं ना, वो अपना काम छोड़ते हैं, क्रोध छोड़ते हैं, लेकिन यश और कीर्ति जो है वो छोड़ने को बहुत बाद में तैयार होते हैं। तो यश और कीर्ति जो है वो सभी लोगों को प्रिय है। तो जो छापा मारने वाले लोग हैं, जो छापा मरवाने वाले लोग हैं, उनको भी अपनी यश कीर्ति चाहिए। तो यश कीर्ति कैसे बढ़ेगी? तो आज के समय में तो मीडिया ही एक ऐसा तंत्र है ना जो बताएगा कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करवा रहा है। तो वो मीडिया को सबसे पहले खबर मिलती है। और मीडिया में मेरे आप जैसे ऐसे मित्र हैं जो मुझे फट से सूचना देते हैं कि आज यहाँ छापा पड़ रहा है, तो मैं उसको जो है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू के तौर पर जो है ट्वीट कर देता हूँ। सर, आप तो रकम तक बता देते हैं कि कितनी रकम मिलने वाली है, क्या कुछ संपत्ति मिलने वाली है। नहीं, मैंने वही कहा ना कि वो सब मीडिया से ही पता चलता है। और मैं मीडिया को जो है क्या है, एक आदमी से पता चलता है, मैं 1000 लोगों के बीच में बता देता हूँ। उसमें लोगों को लगता है कि मुझे पहले जानकारी हो जाती है। फैक्ट यह है कि मीडिया को ही पहले जानकारी होती है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो बहुत मजबूत है इस देश में। करते हैं आपके ट्विटर वार से राज्य की सरकार परेशान हुई थी, क्यों झगड़ा, क्यों विवाद है राज्य सरकार से? राज्य सरकार से कोई झगड़ा विवाद नहीं है। जो जेएमएम के मुखिया थे हेमंत सोरेन जी, उनके बड़े भाई दुर्गा सोरेन मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे। यदि वो नहीं होते तो मैं पहली बार शायद सांसद नहीं बनता। और इस कारण से हेमंत जी भी सम्मान करते रहे, बड़े भाई के तौर पर ही सम्मान करते थे। मैं आपको बताऊं कि जब उनकी सरकार बनी तो अमित अग्रवाल नामक आदमी उनके जीवन में आ गया। मैंने दुमका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अप्रैल मई 2020 में कि हेमंत सोरेन तो बहुत अच्छे हैं, 3-4 महीने ही हुए हैं, लेकिन उनको अमित अग्रवाल से दूरी बनानी चाहिए। आपने अपने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। मैंने यही कहा। तो जब तक कि मैं दुमका से दिल्ली पहुंचता तब तक मेरे वाइफ के ऊपर केस हो चुका था। तो मैंने मुख्यमंत्री को फ़ोन किया, हेमंत सोरेन जी को। रविवार का दिन था, आज भी मुझे याद है। मुख्यमंत्री जी फ़ोन पर आए। वो मेरी पहली मुख्यमंत्री बनने के बाद उनसे मेरी पहली मुलाकात, पहली और अंतिम बातचीत आप कहिए की थी। मैंने उनको बधाई दी। अभी दरवाजा बंद नहीं हुआ है, हो सकता है। मैं मुख्यमंत्री के तौर, आप तो अभी तो मुख्यमंत्री नहीं है ना, मुख्यमंत्री जी से मेरी पहली और अंतिम बातचीत थी 2020 की। और मैंने उनको कहा कि राजनीति मैं करता हूँ, आपने मेरे वाइफ के ऊपर क्यों केस कर दिया? तो उन्होंने कहा कि हो गया। तो मैंने कहा ये आपका आखिरी फैसला है? उन्होंने कहा मेरा आखिरी फैसला है। तो मैंने कहा फिर आज से हमारी और आपकी बातचीत बंद है। राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब मेरी लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि आप जिन चमचों के इर्द गिर्द पहुंच गए हैं उसमें से कोई रास्ता नहीं है। मुझे लगता था कि बड़े भाई के नाते मैं आपको समझा पाने में कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन अब आप व्यक्तिगत दुश्मनी में चले आए हैं। उस वक्त पर मुकदमा करने का क्या आधार था? क्या ऐसा उन्होंने खोज लिया जो पहले नहीं खोज पाए? फिर भी नहीं खोज पाए ना, क्या खोजेंगे? मेरा जीवन एकदम खुला किताब है। यदि मेरी कोई संपत्ति है, मेरे माँ बाप की कोई संपत्ति है, मेरे भाई की कोई संपत्ति है, मेरे वाइफ की कोई संपत्ति है, मेरे बच्चों की कोई संपत्ति है, तो सब नामी संपत्ति है। सब इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, सब चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, सभी लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। तो आप मेरे ऊपर यही केस किया। उन्होंने क्या केस किया कि मेरी जो ज़मीन है, मेरे वाइफ के नाम से जो ज़मीन है, उस ज़मीन को जिस रेट पर लेना चाहिए उस रेट पर हमने नहीं लिया। तो राज्य सरकार को तो उनको अपने सर्किल रेट से मतलब है, उनको रजिस्ट्रेशन से मतलब है, वो हमने पे कर दिया था। कोई आदमी, आप समझिए अजय जी, आपकी कोई ज़मीन है और आप मुझे कहिए कि आप ले लीजिए इसको, मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूँगा। 1 रुपये एकड़ भी जमीन आदान प्रदान होता रहा है। वही मैं कह रहा हूँ ना, इससे आपको क्या मतलब है?
हमारे और आपके बीच में जब बातचीत हुई, ये बगल में अमरनाथ जी बैठे हुए हैं, तो अमरनाथ जी को इससे क्या मतलब है कि हमारे और आपके बीच में क्या बातचीत हुई? आपको तो टैक्स से मतलब है ना, हमने वो टैक्स पे किया, उसके बावजूद भी उनको लगा कि नहीं मुझे केस करना है, तो सुप्रीम कोर्ट तक वो हार के आ गए। इतना ही नहीं किया उन्होंने, मेरी वाइफ के साथ साथ मेरे माँ, पिताजी, भाई, बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं सबके ऊपर 42 केस किए। तो केस करते रहे, वो केस करते रहे, उनकी लड़ाई चलती रही, लेकिन आज उसकी परिणति ये है 2024 में वो सलाखों के पीछे हैं। और जिस तरह से लोकपाल ने केस रजिस्टर किया है, और ये केस यदि आगे बढ़ेगा तो देश को और इस राज्य को और खासकर आदिवासी को चेहरा दिखाने लायक वो नहीं होंगे। हमारे साथ गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे। राजनीति की रवायत है, कई लोग कहते हैं, किसी शायर ने कहा है कि सच कहना यदि बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, चाहे 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 जितना जुर्म उठा लो हम सच कहने के आदी हैं। तो निशिकांत दुबे शायद इसी पत्थर के बने हैं। कई लोग विरोध करते हैं, लेकिन इन विरोध के बीच अपनी लकीर खींचना निशिकांत दुबे के शगल में शामिल हो गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि चौथी बार जब निशिकांत दुबे सांसद बनेंगे तो एक नई जिम्मेदारी लेकर गोड्डा लौटेंगे। फिलहाल कैमरामैन देवाशीष अमरनाथ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।